बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मीरपुर, कोटली और भिंबर में 13 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 9 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें सामने आई। रेशो अभी ये बन रहा है, इलेक्शन कंटिन्यूइंग है। सेकंड और थर्ड फेज़ में भी जाएगा तो पता चलेगा कि असल लीड किस पार्टी की होगी। ये तो पाकिस्तान का एक इंटरनल पॉलिटिकल सीन है जो कंटिन्यूइंग है। आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। दोनों ही पार्टीज़ जो कोलिशन में है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दोनों के तनाज़ात सामने आ रहे हैं। इस इलेक्शन के हवाले से एतराज़ात कर रही हैं। दोनों ही पार्टीज़ धांधली का भी इल्ज़ाम लगा रही हैं। कुछ बैलेट बॉक्सेस भी उठाए गए आईपीपी के कैंडिडेट की तरफ से। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर कुछ बात करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग की। ये जंग किस तरफ जा रही है, इज़राइल किस तरफ जा रहा है, ग्रेटर इज़राइल की जो मुहिम जुई है वो कहाँ पर है इस टाइम पे। अपने मेहमानों से इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे फॉर द फर्स्ट पार्ट राना अहमद शहरियार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, और उनके साथ होंगी तहसीन आबदी साहिबा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और सेकंड पार्ट में एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद ख़ान साहब हमारे साथ होंगे, उनके साथ अताश शाहिद साहब रिटायर्ड एम्बेसडर हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते। तहसीन साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये फरमा दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक बड़ा क्लियर किस्म का बयान आया कि रियासत फ़ैसला कर ले कि अवामी मफाद के साथ उन्होंने जाना है या नून लीग के मफाद के साथ जाना है। ये स्टेटमेंट बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है, किस तरफ इशारा करती है? क्या रिजेंटमेंट है इलेक्शन के तनाजुर में, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये स्टेटमेंट दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुए हैं कल, हम तमाम लोगों ने देखा। हम तो कराची में बैठे थे, लेकिन जाहिर सी बात है हम अब अपडेट कर ले रहे थे, सारी फॉलो अप कर रहे थे हम। तो जिस तरह रियासती मशीन यूज हुई है फराज, जिस तरह एक बहुत ही जानिबदार किस्म के जो है वो प्री इलेक्शन भी जो है वो कैंपेन्स की गई हैं, किस तरह जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट था उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान की आवाम ने देखा। तो यकीनन ये बड़ा बड़ा सवाल है हमारे इदारों पर। हमारे जो इदारे अपने आप को बहुत ऑटोनमस कहते हैं, बड़ा इंडिपेंडेंट कहते हैं, और उन इदारों की जानिबदारी जिस तरह सामने आई है, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये रियासत को सोचना चाहिए। अगर रियासत अपने रिट रखना चाहती है, वो चाहती है कि लोग उन पे एतमाद करें, इस मुल्क के अवाम उन पे एतमाद करें, तो यकीनन उनको गैर जानिबदार होकर तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शंस में हमने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा कि जिस तरह, मतलब मैं कहूंगी ना, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की इतनी बुरी तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं कि जी माजी में हम पीटीआई को कहा करते थे कि जी उनके कतक कलामी की माजरत चाहूँगा, आपसे ये गुजारिश करूँगा, ये मुझे बता दें, अपने इस जवाब में ऐड कर लें इस चीज़ को। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की धज्जियां आपने क्यों उड़ाने दी? हुकूमत आपकी है, इलेक्शन वहाँ पे केयर टेकर सेटअप नहीं बनता, पीपीपी की गवर्नमेंट ही है जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, तो आप ही शिकवा भी कर रहे हैं और हुकूमत भी आप ही की है। प्लीज़ अब कंटिन्यू कर लें। देखिए आज भी अपनी तरफ से कहूँ तो फिर आप मुझे मैं उसकी जवाब दे हूँ। तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, किस तरह एक सूबे की वजीर आला जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी, वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रही थी, वो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर रही थी कि जो उनके वे फॉरवर्ड, जो उनके फ्यूचर प्लान्स हैं। फिर जो वफाकी वुज़रा थे वो वहाँ पे मौजूद थे। जिस तरह मशीनरी, अगेन मैं वही कहूँगी, आई वुड से कि ठीक है जी गवर्नमेंट किसी की हो, लेकिन जिस तरह फेडरल में तो इनकी गवर्नमेंट है ना, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी का है इस वक्त। तो जिस तरह गई है, हमें उससे पहले जिस तरह असली की नुमाइश की गई है, जिस तरह फायरिंग के वाकयात हुए हैं, जिस तरह पोलिंग स्टेशन में तो पोलिंग बूथ से लोगों को अगवा किया गया, हमारे कारकुन की शहादत हुई, वो भी आपकी नॉलेज में होगा। तो इस तरह के वाकयात होना, तो ये यकीनन जो है वो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वसाइल यूज किए गए हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से। वुज़रा जो थे वो जाके बैठ ही गए थे। होता है कि जी विजिट करके बंदा चला जाए, उसमें भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की इन्होंने बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ाई हैं कि वहीं पे मुसलसल रहे। मतलब वो पंजाब को जो जितना कैश किया जाता है, कॉस्मेटिक जो कैश किया जाता है, सिर्फ लाहौर को पोइट्री किया जाता है, पूरा पंजाब है, और फिर उस लाहौर
को भी छोड़ के जाके जी जो है कश्मीर में बैठ गई। जो इनकी सीएम साहिबा थी, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए। जी लेकिन जहां आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो है धज्जियां उड़ाएंगे, जहां पॉलिसीज के अगेंस्ट जाएंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। राणा साहब, ये फरमा दें, आपने गुफ्तगू सुनी, आप की दोनों की पार्टीज़ जो हैं वो कोलेशन पार्टनर भी हैं एक दूसरे की, और उसके बाद एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी जो हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर है इलेक्शन भी आप लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही लड़ रहे हैं। इसमें ये लोग शेर के शिकार पे आए थे और आप लोग तीर को जंग आलूद कह रहे हैं। ज़ाहिर है अभी इस डिबेट में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इट इज़ अ कंपटीशन एंड इट इज़ अ फेयर कंपटीशन और नॉट दैट नीड्स टू बी सीन। इसके ऊपर आप कमेंट कर दें जो एतराज़ात मोहतरमा ने उठाए और जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? ये कैंपेन आप लोगों ने ठीक चलाई है या चीफ मिनिस्टर पंजाब को वहाँ नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो खुद कैंपेन को लीड कर रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फराज साहब तहसीन साहिबा ने तो एक पूरी चार्जशीट जो है वो हमारे सामने रख दी है मुस्लिम लीग बिल्कुल। नून के अगेंस्ट। जी आप भाई भी हैं और आप चीज़ों को समझते भी हैं, जी क्योंकि आपका एक अपना मकतब फ़िक्र और आप इन चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं। जी आप ये देखें कि जब तक जीबी की गवर्नमेंट इनके हक में थी, जीबी के अवाम ने इनको मैंडेट दिया, हमने तो खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया और हमने तो वहाँ नहीं कहा जी कि जी वहाँ पे धांधली भी हुई है और रियासत की रिट जो है उसे जो है वो यूज़ किया गया, मशीनरी को यूज़ किया गया है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने तो जो मैंने इनसे पूछना था आपने पूछ लिया कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट किसकी है? जी गवर्नमेंट तो इनकी है। जी तो हाउ इज़ इट पॉसिबल वी विल नहीं, वो इंटरवीन कह रही है कि सेंटर जो है, सेंटर ने बड़ा जोर लगाया उधर आके, और वफाकी सेंटर ने हुकूमत। कैसे जोर लगाया जी, जी? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सेंटर जी सेंटर ने कैसे जोर लगा लिया? क्या कर लिया सेंटर ने? उसके जी जरा एलेबोरेट करें ना। जो अगर चार्जशीट इन्होंने दी है, ये जी प्रूफ के साथ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं। मैं तो सिर्फ आपसे ये एक छोटी सी मासूमाना सी गुजारिश करना चाहता हूँ जी कि जब इलेक्शन से एक रात पहले राणा सनाउल्लाह खान साहब ने LA-10 का जो पूरा प्रूफ के साथ एक ड्रामा जो ये लोग वहां पर रचा रहे थे अपने कैंडिडेट के घर के अंदर बैठ के, पटवारियों को इन्होंने बुलाया हुआ था और बैलेट बॉक्सेस जो सबके सामने थे और जो ये काम कर रहे थे, ये तो एक पटवारी का जो है ना निशानदेही और पटवारी का जो हमें पता लगा, पता नहीं इन्होंने कितने पटवारी वहां पे मैनेज किए हुए थे। हम लोग भी गए हैं और अगर इलेक्शन कमीशन हमारे कहने कार में इतना होता तो हम लोगों ने तो परसों रात डिमांड की थी कि LA-10 का जो है इलेक्शन उसको रोका जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। जब तक इंक्वायरी फेयर नहीं होगी तब तक इसको आगे लेके ना जाया जाए, यहाँ पे पोलिंग रोक दी जाए। जी अगर वो हमारे कहने कार्य में होते तो वो हमारी बात को मानते, उन्होंने तो हमारी बात मानी नहीं। फिर उसके बाद जो वहां पे इलेक्शन हुआ, बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ, इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हुए हैं, वो हर जनरल इलेक्शन के अंदर होते हैं, लेकिन उसको जो है पुरअमन तरीके के साथ सॉर्ट आउट कर लिया गया। हाँ, एक बहुत बड़ा उधर इंसिडेंट हुआ, वहां पे एक पॉलिटिकल वर्कर थे, जी उनकी कैजुअलिटी, वो शहीद हुए। जी मुस्लिम लीग नून ने, उनके वुज़रा ने, उनकी लीडरशिप ने उसको कंडेम भी किया है और इंशाल्लाह ये इलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, वहां पे जाएंगे भी। लेकिन ये कोई इलेक्शन की कंपेन के नतीजा में नहीं हुए, ये दो ग्रुप्स थे जो आपस में उनका तसादम हुआ था। 15 दिन पहले जो इनका अपोनेंट ग्रुप था उनके भी एक मर्डर हुआ था, उनके भी लोग जी शहीद हुए थे। वहां पे हमारी क्यादत गई थी, वहां पे जाके दुआ करके आई थी। ये जी सारी चीजों को पॉलिटिसाइज इन्हें करने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आए और आके बात करें। जहां तक इन्होंने बात की है मरियम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, हाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो हमारी पंजाब की जो है CM हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पार्टी की वो इस टाइम मेन लीडरशिप में आती हैं और पूरे जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जो भागदौड़ है उनके हाथ के अंदर है। जी उन्होंने अपनी जो कंपेन की है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इन्हें कौन रोक रहा है? ये जाए इलेक्शन कमीशन के पास, या बीबी साहिबा ने कौन सी ऐसी जो है कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा दी हैं जो इनको नागुज़ीर हुई हैं? इन्हें अगर हुई हैं तो चले जाएं, जाके बात करें। ये एक इलेक्शन का रूल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, एक उसकी पल्स होती है। तो जब ये इलेक्शन गुजर जाएगा तो इन्हें भी चाहिए कि जिस तरह हम लोगों ने GB के अंदर इनका मैंडेट माना है,
तो जी ये अभी तो पहला फेज था। मीरपुर के अंदर इन्हें हमारा मैंडेट मानना चाहिए, जो अवाम ने जो वोट किया है, अवाम की हक राय दही का जो उन्हें हक था उन्होंने इस्तेमाल किया और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने वोट किया, ये एक्सेप्ट करें। अब सेकंड फेज आ रहा है 2 अगस्त को, ये वहां पे अपना जोर लगाएं, अपना मंशूर लेके जाएं। हम लोग अपना जोर लगा रहे हैं, अपना मंशूर लेके जा रहे हैं। और ये जो बात कह रहे हैं कि जी वफाकी वुज़रा बैठे हुए थे, जरा पिन पॉइंट कर दे कौन से वफाकी वुज़रा बैठे हुए थे। चले हमारे भी नोटिस में भी आ जाए, हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम जो है मैनेज करने की कोशिश करें। लेकिन मेरे नोटिस में कोई नहीं है कि कल के दिन में कोई वफाकी वुज़रा जो है वहां पे बैठे हों। जी राना अहमद साहब, आप कोलेशन पार्टनर्स नहीं हैं, पीपीपी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कोलेशन पार्टनर नहीं है और सिर्फ सपोर्ट कर रही है, और मुल्क के और अवाम के वसी तर मफाद में ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ये कहते हैं कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत हैं और आप जवाब देते हैं कि फिर सदर भी फॉर्म 47 के सदर हैं, तो फिर वो वाली चीज़ ज़ायल हो गई। अब सिर्फ आप फॉर्म 47 की जो हैं वो बेनिफिशरी हैं और पीपीपी नहीं है, सिर्फ सपोर्ट कर रही है आपको, क्या कहेंगे? एक मासूम लोग हैं, हम कुछ नहीं कह सकते जी। आपने आपने जो मैंने जवाब देना था आपने पहले जवाब दे दिया नहीं, मैं कि आपसे फार्म पूछ रहा 47 हूँ, के। मैंने नहीं दिया जवाब। जी फार्म 47 के जो वोट हैं उन्हीं से तो इनके प्रेसिडेंट बने हैं। फार्म 47 के जो वोट हैं उन्हीं से तो इनके चेयरमैन सेनेट बने हैं। फार्म 47 के जो वोट हैं उन्हीं से तो इनके नहीं आप जो मैं वैसे पार्लियामेंट थोड़ा के सा, अंदर जी सॉरी, मैं आपको भी जो रोकूंगा। डिप्टी स्पीकर है। राणा साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कमेंट कर दिया। गुजारिश ये करूंगा कि आप मान रहे हैं कि फॉर्म 47 की, तो क्या हल निकाले ना फिर, आज फॉर्म 47 का नहीं हल नहीं, निकाल। हल क्या है? जब इनका देखे ना, अवाम का मैंडेट हमने एक्सेप्ट किया, जी हमने जीबी के अंदर इनको वेलकम किया, हमने ठीक वेलकम किया कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें। इन्होंने ठीक वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म की। अब जब इन्हें कश्मीर के अंदर ग्राउंड रियलिटीज का पता लगा तो उस टाइम इनको फॉर्म 47 याद आ गया। उस टाइम इनको मुस्लिम लीग नून वो गवर्नमेंट याद आ गई कि जिसके ये कोलिशन पार्टनर अपने आप को नहीं कह रहे। जी ये किस तरह इस बकेट में से बाहर जा सकते हैं? ये पूरे हमारे कोलिशन पार्टनर हैं। ये इस टाइम जो हम लोग अब यहाँ पे अपना पॉलिटिकल एसेट स्टेक पे लगा के जी पाकिस्तान को बचाने के लिए हम लोग हार्ड एंड फास्ट फैसले कर रहे हैं, ये उसके जो है ये पार्टनर हैं। ये हमसे इस टाइम राय फरार इख्तियार नहीं कर सकते, ठीक। क्योंकि इशू ये है कि पाकिस्तान को हम लोगों ने बचाने के लिए अपना पॉलिटिकल एस्टेट दांव पे लगाया है। राणा साहब, हम यही लोगों आपको ने रोकूंगा, पीडीएफ बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल, जी ये पॉइंट यही रोकूंगा आपको। तहसीन साहब वापस आ गई हैं, उनसे मैं पहले ये कमेंट ले लूं, फिर गुफ्तगू आगे हम बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली। जी तहसीन साहिबा, राणा साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल आप कोलिशन पार्टनर हैं, मुल्क के वसी तर मफाद में इस कौम की खातिर आपने मिलके ये डिसीजन लिया है। नाउ यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस होल सेटअप, और एज पार्टनर्स वो कह रहे हैं। वरना वो कहते हैं कि अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं तो फिर आपके प्रेसिडेंट भी इन्हीं फॉर्म 47 के वोटों से ही प्रेसिडेंट बने हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए फराज, मुझे अफसोस हुआ कि मेरे भाई की नॉलेज इतनी इतनी नाकिस है। जी आप किसी को व्हाट्सएप करके मैसेज करके ही पूछ लेते कि पीपल्स पार्टी आपकी कोलिशन पार्टनर है या नहीं है। मैं ये बात बड़े कैटेगोरिकली और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ठीक कह रही हूँ, वी आर नॉट कोलिशन पार्टनर्स। ठीक है हम अगर पार्टनर्स होते तो हम भी इनकी तरह एंजॉय कर रहे होते विजारतें। हमने कोई विजारत नहीं ली। जो ओहदे हमें मिले वो आईनी ओहदे हैं। ठीक है जो गवर्नर्स के ओहदे मिले, जो जो प्रेसिडेंट का ओहदा मिला, वो आईनी ओहदा है। वो ठीक है कोलिशन पार्टनर वाला ओहदा नहीं, उसमें छोड़ दें उसको। विजारतें होनी चाहिए थी। विजारत आपकी फरमाइश पे तो नहीं छोड़ेंगे ना। अब आपको इतनी फरमाइश मान ली कि वजीर आजम भी आपका बनवा दिया, आपके 47 को भी उस वक्त इग्नोर कर दिया। इतनी तो फरमाइश नहीं मानेंगे ना अब आपकी। थोड़ा जी थोड़ा तो इंसान को ग्रेटफुल होना फरमाइशें चाहिए। मुझे मान रहे लगता हैं। है थोड़ा सा ग्रेटफुल होना चाहिए। और जीबी में जो जी इलेक्शंस थे वो इतने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस थे कि वहां कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ फराज। तो वी कैन नॉट कंपेयर कि जी जीबी को आप कश्मीर से कंपेयर कर रहे हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस कि जहां पे हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, जहां पे बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए, जहां हमारा, आप कैसे नहीं मानते मैंडेट जब कोई कुछ हुआ ही नहीं वहां। तो उसके ये वाला जो था अभी कल जो हमें फराज, जो पहले रिजल्ट्स आ रहे थे हमें टीवी पे, जो हम चीजें देख रहे थे यहाँ बैठ के, वहां पे सब जगह लीड कर रही थी पीपल्स पार्टी। अचानक क्या हुआ? वही प्रैक्टिस दोहराई गई जो कि जो है 2024 के इलेक्शंस में दोहराई गई कि जी जी अचानक रिजल्ट्स चेंज कर दिए गए। फिर वो ये कि इनके कैंडिडेट एकदम से लीड ले जाने लगे। तो तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है। मैं ये कोई बातें मफरूजे अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ,
ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पास तमाम वीडियोस आई हैं कि किस तरह जो है वो बूथ जो है वो जो बैलेट बॉक्सेस थे वो किस तरह गाड़ियों में इनके लोग बिल्कुल। लेके जा रहे थे। तो वो तमाम चीजें मतलब कोई ऐसी, आईपीपी ये के सोशल मीडिया का कैंडिडेट थे दौर जी है। वो। जी देखिए ये सोशल मीडिया का दौर है ना, जी यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग, यू जी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम एनीथिंग। जो ये बात मेरे भाई कह रहे थे, आप छुपा ही नहीं सकते ये जो दौर चल रहा है, आप या मैं अपनी तरफ से कुछ कह के बच ही नहीं सकते। ठीक। तो ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, जो वीडियोस हमने देखी हैं, जो वहां से हमारी लीडरशिप या हमारे जो कारकुनान थे वो मुसलसल हमारे कांटेक्ट में थे, वो हमसे मुसलसल चीजें शेयर कर रहे थे। तो जो एक इलेक्शन इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया, ठीक है आपकी प्रैक्टिस रही है जी, आप इसी तरह वजीर आजम बनाते हैं, आप इसी तरह वजीर आला बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम आपकी इस तरह की धांधलियां नहीं चलने देंगे। यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, क्योंकि कश्मीर का देखिए, कश्मीर बहुत फराज, ये एक बात भी जी मैं ये करना चाहूंगी कि देखिए करें बहुत जी। सेंसिटिव है ठीक। कश्मीर कॉज पे। हम कब से बात कर रहे हैं, ठीक है आजाद बिल्कुल कश्मीर है, लेकिन कश्मीर नाम ही बड़ा सेंसिटिव है हमारे लिए। व्हेन इट कम्स टू कश्मीर तो हम सब लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बिल्कुल लेकिन उसमें आप जब इस तरह वहां पे एक एक ऐसी मजबूत हुकूमत बननी चाहिए जो वाकई वहां के लोग जिन जिन चीजों से डिप्राइव हैं उन लोगों के लिए काम करें। सिर्फ ऐसा ना हो कि पूरा पंजाब सिर्फ लाहौर में समेट के जो है लाहौर की चंद सड़कें दिखा दें। बारिशों में भी लाहौर का क्या हाल हुआ वो भी आपने देख लिया, डीएचए का क्या हाल हुआ। मेरी अपनी खाला रहती है मॉडल टाउन में, जो हालात हुए तो जी वो तो हम सबके सामने चले, उस बहस में भी नहीं जाते। लेकिन जितनी तबाही पंजाब में या लाहौर में फैलाई है, हम नहीं चाहते कि अल्लाह न करे, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, वो एक जन्नत है, कि उसमें भी वही लाहौर वाली पंजाब वाली तबाही पहुंची। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो। जो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया वो गवर्नमेंट आनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस तरह कोड ऑफ कॉन्डक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं उन तमाम चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल वाली बात मतलब भाई को मैं कहूंगी कि जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो अपनी लीडरशिप से पूछ लिया करें जी हम पार्टनर हैं या नहीं है, या कोई भी सवाल हो, तो मुझे लगता है इस तरह चीजें ज्यादा क्लियर हो सकेंगी। जी जी बिल्कुल। इस टॉपिक पे सवालात जी तो बहुत फराज। हैं, लेकिन राणा साहब बिल्कुल शॉर्टली इसके ऊपर आप कमेंट कर दें। जी फराज मोहतरमा ने तो बहुत ज्यादा जो है ना अपना दिल जो है ना वो हल्का किया आपके सामने, क्योंकि मुझे एहसास है कि कल जो इलेक्शन गुजरा है इनकी एक्सपेक्टेशन के जो है ना मुताबिक रिजल्ट अवाम ने नहीं दिया और अवाम ने इनके ऊपर इतमाद नहीं किया। तो चलें, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि जिस तरह वो अपना दिल हल्का कर रही हैं जी कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन इन्हें चाहिए कि अपनी लीडरशिप के पास जाए और उनसे पूछें जवाब कि नहीं है, आईनी ओहदे जो हैं वो क्या होते हैं और आईनी इनके ओहदे पास किस तरह जवाब नहीं आते है। हैं, आईनी ओहदे किस तरह आते हैं। हाँ, मैंने तो ये बात नहीं की कि बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है या कम बारिश आती है तो कम पानी आता है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा सिस्टम एक बनाया हुआ है लाहौर के अंदर, उसको लेके जा रहे हैं। अल्लाह जी ताला ने बारिश जो है वो रहमत की है, ठीक है। लेकिन रात को तकरीबन 12-13 घंटे के बाद सारा लाहौर ड्रेन आउट हो गया था, पंजाब भी ड्रेन आउट हो गया था। हमारा तो वो तो नहीं था कि जो आप लोगों ने बांध के 2023 और 24 के अंदर जो है फॉरेन डेलीगेशन को लाके अपने जिलों के अंदर पानी जो छुपा छुपा के तो उनसे जी फॉरेन एड ली थी। हम लोगों ने राणा तो ऑन साहब किया, मरीम की टीम ने ऑन रिक्वेस्ट किया करूंगा कि और उसे लेके इसको चले जी आगे। जी जी, बिल्कुल आपका मैं तो फराज साहब यही कहूंगा जी कि बिल्कुल जी ये बिल्कुल अवाम का फैसला है और हम लोगों ने अवाम के फैसले के आगे सर हम तस्लीम किया है जी। दोनों मोहतरम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। सर से ये फरमा दीजिएगा कि सिचुएशन आप देख रहे हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यूनिलैटरली फ़ैसला किया कि ईरान पे अब हमले नहीं करने, हमले रुक गए। फिर उनका अभी एक ताज़ा बयान ये आया कि डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को अगर मैं हिट करूँगा तो आवाम का नुकसान होगा और बस ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। और ये चीज़ ईरानियों को भी पता है, उनकी तरफ से भी इस चीज़ की का सिग्नल आ गया है कि हाँ ठीक है, तो वो ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता। सर, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में आज दोबारा इनवाइट किया।
और एम्बेसडर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। देखें फराज, मेरे ख्याल में जो सेकंड फेज ऑफ वॉर था, जी जो कि पिछले 4 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, इसमें भी जो है ना अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल नहीं कर सका। और वो जिस मकसद के लिए ईरान और ईरान के ऊपर अटैक किया गया था, वो मकासद जो हैं वो क्या कहते हैं अमेरिका हासिल नहीं कर सका। और इस वक्त जो है अमेरिका को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा। जी एक और चीज जो बहुत डोमिनेंट पिछले 3-4 दिनों में नजर आई है, वो बिफोर दिस सीज फायर वो ये नजर आई थी कि द सक्सेस ऑफ ईरानियन एसएसएम्स वाज एस्टोनिशिंग। उनकी टारगेटिंग बहुत एक्यूरेट थी, वन। नंबर टू, जो एक एयर डिफेंस सेटअप अमेरिका ने गल्फ के अंदर बनाया था, उसका टोटल फेलियर नजर आ रहा था। और हमने देखा कि जॉर्डन में और कुवैत में ईरानियन मिसाइल्स ने बहुत तबाही मचाई। जी दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। और मेरे ख्याल में ये इसकी एक वाहिद वजह ये थी कि जो अमेरिका ने जो यहाँ इंटरसेप्टर्स लेकर आया था, पेट्रियट और दूसरे मिसाइल्स, उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। और उन तादाद की वजह से क्या कहते हैं वो अब बहुत सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं। और जो ईरानियन ड्रोन्स और एसएसएम्स हैं, उनका सक्सेस रेट कोई 10-20% से बढ़ के कोई 60-70% हो गया, जी जो कि बहुत हाई रेट है। सो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सेंसिबली अपने अटैक को रोका, क्योंकि अगर वो बड़ा अटैक कर देते जी जिसका मकसद ये था कि जी के क्या कहते हैं, या तो वो उनके सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करते, जिस तरह फराज आपने बताया कि डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं या पावर जनरेशन प्लांट्स हैं या ऑयल स्टोरेज डिपोज हैं या ऑयल रिफाइनरीज हैं। जी अगर ये टारगेट्स हिट होना शुरू हो जाते ईरान के, तो ईरान ने इनवेरिएबली यही टारगेट्स हिट करने थे गल्फ में। सो मेरे ख्याल में द गल्फ केम फॉरवर्ड। और अगर आप पिछले 1 हफ्ते में देखें तो अमेरिका ने अपने सारे जो ऑफेंसिव एसेट्स हैं वो अमेरिका गल्फ से हटा के या तो इजराइल में शिफ्ट कर दिए हैं जी या यूके में शिफ्ट कर दिए हैं। सो अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकन जो है हेजेमोन जो था, जी उसको ना एक बहुत दूसरी मर्तबा एक बड़ी शिकस्त इस इलाके में हो रही है। और जो है क्या कहते हैं, उन्होंने सेंसिबली अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मॉडरेटर्स को बीच में लेकर आए हैं। लेकिन अगर हम ये समझते हैं फराज के ये जी जंग खात्मे की तरफ जा रही है, तो हरगिज नहीं। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉज टिल द टाइम प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने इलेक्शन लड़ने और अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं। उन जी इलेक्शंस का जो रिजल्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या तीसरा फेज ऑफ वॉर होगी या नहीं होगी। और इसीलिए अब मॉडरेटर्स के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क है जी कि ना वो किस तरीके से दोनों कॉम्बैटेंट्स को, अमेरिका और ईरान को, दोबारा एक टेबल पर लेकर आए और एक ऐसा नया डॉक्यूमेंट बनाए जिससे दोनों विन विन सिचुएशन बना सकें अपने अपने अवाम के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ वीक और 2 वीक्स फॉर द मॉडरेटर्स। जी, बड़ा टू द पॉइंट एनालिसिस था। ये मुश्किल भी है काम, और उसके बाद तीसरा फेज़ के बारे में डिसाइड होगा जब इलेक्शन हो जाएगा। दोनों ही तरफ बड़ी ठीक सिमत में इशारा किया। अता शाहिद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, आपसे सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि इस टाइम पे नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की दोनों ही अमेरिका के अंदर हैं, और नेतन्याहू ने ये मशवरा दिया सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि टर्की को F-35 ना दें, जिस पे एक शटअप कॉल भी उन्होंने दी। ये दौरे दोनों ही लीडरान का कितना अहम है, और आप कैसे देखते हैं इजराइल की कोई नई स्ट्रैटेजी? या जाहिर है जब वो इंटरैक्ट करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, टर्की के ऊपर उन्होंने अपना इशारा दे दिया। आप कैसे देखते हैं इस दौरे को, और इसके एंड के ऊपर क्या समझते हैं, चीज़ें कहाँ पे जाएंगी? इसके ऊपर कमेंट कर दें। देखिए, पहले तो मैं एयर मार्शल साहब को बिल्कुल उनकी तारीफ करूंगा कि बड़ा ही अच्छा और बैलेंस जी उन्होंने जो है वो एनालिसिस किया। जी अगरचे मैं इसको जो अमेरिका की डिफीट है वो डिफीट नहीं फिलहाल समझता, ठीक, ये जरूर समझता हूँ कि वो अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हासिल नहीं कर सके। देखें, जो वक्त नेतन्याहू साहब तशरीफ ले गए हैं अपना अमेरिका में, तो इम्पोर्टेंट ज़ेलेंस्की से भी
इम्पोर्टेंट जो है वो विजिट नेतन्याहू की है। ठीक। क्योंकि नेतन्याहू एक तो पहले अपने जो उनके अमेरिका और इसराइल के दरमियान डिफरेंसेस हैं वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, और सेकंड वो अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे कि वो जो ईरान जो है उस पर वो स्पेशली जो उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं वहां पे कोई किसी किस्म का जो है वो पीछे ना हटें और किसी किस्म का जो है उसको कोई लचक ना दें, यानी कि वो उस सख्ती के साथ उससे निपटें। और ये नेतन्याहू की कोशिश होगी। इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये एक तो वो इसके साथ भी डिपेंड करता है कि नेक्स्ट फेज जो है क्या वो अपने इलेक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है या इलेक्शन के बाद शुरू होती है, ये हम देखेंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये मैं एयर मार्शल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जंग अब रुकने वाली नहीं। उसके पीछे एक और बड़ी वजह है, वो वजह है कि जो इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनाने का प्लान है, आप खुद देखें कि वो गजा का 70% हिस्सा काबू कर चुके हैं, गोलान हाइट्स पी चुके हैं, और लबनान के अंदर वो काबिज हैं, और वेस्ट बैंक में भी वो जहाँ जहाँ है वो कब्जा किए जा रहे हैं। तो और उनका असल मकसद जो है वो है कि इस एरिया में हेजीमॉन सिर्फ जो मिडिल ईस्ट में है उसमें इजराइल है, और ईरान जो है वो उसके जो मंसूबे हैं उसके अंदर इस काबिल ना हो कि उसको रोक सके। इस वक्त तक कोई कंट्री है या जो कोई पावर है मिडिल ईस्ट में जो रोक सकती है इजराइल को, तो वो ईरान है। वो इस तरह कामजन है और इसमें किसी हद तक वो कामयाब हुए हैं। जैसे कि अब ईरानी जो है वो सीरिया में नहीं है, वो इराक में नहीं है, वो लेबनान में उनको जो है उनके जो हमायती हैं उनको कमजोर से कमजोर किया जा रहा है। तो ये प्लान इसलिए ये जंग जो है उस वक्त तक जो जारी रहेगी जब तक या तो वो ईरान की कैपेबिलिटीज को कम कर ले या फिर वो खुद मतलब काबिल ना रहे कि वो ईरान को मजीद जिद पहुंचा जाए। उससे बगैर ये जंग मुझे भी रुकती नजर नहीं आती। आपने भी बिल्कुल स्पॉट ऑन, जिसको कहते हैं बुल्स आए, ये जंग रुकती हुई नज़र नहीं आती। सर सईद, जंग रुकती हुई नज़र नहीं आती, और एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है उसके ऊपर भी चाहता हूँ कि आप कमेंट कर दें। इज़राइल अपने काम पे लगा हुआ है। ग्रेटर इज़राइल के लिए जो बॉर्डर्स उनके जहन में हैं, उन बॉर्डर्स की जो पॉलिसी है उनको परस्यू करने की वो जारी है। गोलान हाइट्स का जिक्र हुआ, सीरिया का जिक्र हुआ। सीरिया की तरफ क्योंकि रजीम चेंज हो गया, वहाँ पे भी सीरिया के अंदर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंक्लाइंड लगती है टुवर्ड्स इज़राइल, बैठ के बात करना चाहते हैं उनसे और इतनी कोई रेजिस्टेंस नहीं देना चाहते। तो ग्रेटर इज़राइल का जो मैप यहूदियों के जहन में है वो तो पूरा होता हुआ एक लिहाज से नज़र आ रहा है। ईरान वाहिद रुकावट है। तीसरे फेज़ की तरफ भी आपने इशारा किया और उसको आपने वेरी राइटली कंबाइन किया उस इलेक्शन के रिज़ल्ट से। इसके ऊपर प्लीज़ बात करें कि एक तरफ अगर इज़राइल की जो एडवांसमेंट है टुवर्ड्स इट्स अल्टीमेट गोल वो नहीं रुकती, तो बिल्कुल लड़ाई के रुक जाने के बारे में सोचना एक खाम ख्याली होगी या एक बेवकूफ़ी होगी। तो ये जंग फिर अगर इस मैग्नीट्यूड पे या ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी तो दुनिया किधर जाएगी? फराज, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं एम्बेसडर साहब की सारी एनालिसिस से एग्री करते हुए बस उसके अंदर ये ऐड करना चाहूंगा कि हमने जो नई स्ट्रेटजी है जो अमेरिका और इजराइल इस इलाके में एम्प्लॉय कर रहे हैं, ऑलरेडी उसकी मैनिफेस्टेशन हमने पिछले 1.5 महीने में देखी है। जो फर्स्ट फेज ऑफ वॉर था वो एक सिंगल थिएटर जंग थी जो कि सिर्फ ईरान के साथ हो रही थी। लेकिन जब फर्स्ट फेज में उनके स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव नहीं हुए और अमेरिका को यह एहसास हुआ कि इजराइल की मौजूदगी उसके साथ गल्फ के अंदर उसको कोई नए अलाइज या पुराने अलाइज उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इजराइल गाजा जेनोसाइड के बाद अरब वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही नफरत से देखा जाता है। तो उन्होंने सेकेंड फेज ऑफ वॉर के अंदर उन्होंने एक थिएटर के बजाय 2 थिएटर्स खोल लिए। एक ईरान थिएटर था जिसको अमेरिका हैंडल कर रहा था, और एक लेबनान थिएटर है जो उसको इजराइल लड़ रहा है। लेकिन क्योंकि इजराइल, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने भी फरमाया कि वो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स के तहत
अपने आप को उस इलाके में यानी कि वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो इट वाज वेरी नेसेसरी कि उसके ऊपर तवज्जो ना हो। सो अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड मीडिया की अटेंशन जो है ना वो सिर्फ अमेरिका ईरान वॉर के ऊपर है, और दुनिया एक्चुअली इस वक्त एक तरीके से लेबनान को भूल चुकी है जी। लेकिन पिछले 6 हफ्तों के अंदर हमने देखा कि इजराइल ने 70% गाजा के ऊपर कब्जा किया, उसने 25 से 30% लेबनान के ऊपर कब्जा किया, उसने पैलेस्टाइन के साथ जो उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया, और अभी उसने माउंट हर्मन और वेस्ट बैंक को क्रॉस करके वो अब कुनेत्रा तक आ गए हैं, जो कि प्रैक्टिकली दमिश्क से 15-20 किलोमीटर दूर है जी। जिसका मतलब ये हुआ कि वो अपने जो ग्रेटर इजराइल प्लान है उसको एग्जीक्यूट करते चले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने वन रीजन जो है, जो ईरान थिएटर को गर्म रखना है कि दुनिया की तवज्जो जो है वो इजराइल की तरफ ना जाए। बिल्कुल। लेकिन अब ईरान जो है वो इस बात को समझ चुका है, और मैं इसी बात की तरफ निशानदेही कर रहा था फराज आपको कि अगले अब जब नेगोशिएशंस के लिए पार्टीज बैठेंगी तो अब सिर्फ ईरान के बारे में फैसला नहीं होगा। ईरान चाहेगा कि न्यूक्लियर डील, उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसके बारे में, और सबसे ज्यादा जो उसके प्रॉक्सीज के साथ जो क्या कहते हैं लेबनान में और यमन में हो रहा है वो भी इस डील का हिस्सा होने चाहिए। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए और इस बात का हमें इदराक होना चाहिए फराज कि अभी तक ईरान ने एज एन एग्रेसर किसी थिएटर में अपना रोल अदा नहीं किया। वो एक्चुअली रिएक्टिव फोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर अमेरिका एक किस्म के टारगेट्स को हिट करता है तो वो उसी किस्म के टारगेट्स को रिटेलिएशन में हिट करता है। उसने अभी तक वॉर एंटे बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अब जब एक्चुअली 2 के बजाय 3 थिएटर्स खुल गए हैं, लेबनान और यमन का भी थिएटर खुल गया है, तो मैं समझता हूं कि अब जब भी पीस डील होगी उसके अंदर ये सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस होंगी, और इस मर्तबा जो ईरान है वो आयरन क्लैड गारंटीज चाहेगा कि वो चीजें ना हो। जहां तक एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि ये हिजबुल्ला और हमास उस इलाके में वीक हो गए हैं, तो मैं उस इलाके में क्योंकि एम्बेसडर रह चुका हूं कुछ अरसे के लिए, तो मैं समझता हूं कि उनको जितनी पब्लिक सपोर्ट हासिल है वो उस वक्त तक वीक नहीं हो सकते जब तक वो पॉलिटिकली वीक ना हो, क्योंकि हमास और हिजबुल्ला ना सिर्फ मिलिट्री फोर्स है, वो पॉलिटिकल फोर्स भी है उस इलाके। बिल्कुल। और उस इलाके के लोग ये समझते हैं कि वो जंगे आजादी लड़ रहे हैं या उन लोगों के लिए, या वो एक वाहिद फोर्स है जो कि क्या कहते हैं इजरायली एग्रेशन के सामने खड़ी हुई है। देखिए गाजा के ऊपर कब्जा हुआ, हमने कोई पैलेस्टीनियन फोर्स का नाम सुना? लेबनान पे अटैक हुआ फराज, हमने कोई लेबनीज आर्मी का नाम सुना कहीं? हमने सीरिया के अंदर उनकी इंग्रेशन देखी तो हमने क्या सीरियन आर्मी को देखा? तो यानी कि हरगिज नहीं, वो अपनी एग्रेशन करते चले जा रहे हैं और ये अरब ममालिक उनके सामने खड़े नहीं हो रहे हैं। और अरब मुल्क के जो अरब लोग हैं, जो यानी कि जो स्ट्रीट है, वो इस चीज को बहुत बुरी तरह फील कर रही है, और वो इन दोनों एलिमेंट्स को, हिजबुल्ला, हमास और हुतीस को, दे फाइंड देम एज फ्रीडम फाइटर्स इन दैट एरिया। सो मेरे ख्याल में जो है ईरान इतना ज्यादा ना उनको वीक होने देगा और ना ही वो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को इतना ज्यादा आगे बढ़ाएगा कि ये दोनों परपेचुअली वीक हो जाए। सो यस, दे आर टेकिंग अ बीटिंग प्रेजेंटली, लेकिन दे आर क्वाइट स्ट्रांग इन देयर होल्ड्स। सो जब भी अब जंग का यानी कि एक पीस डील होगी इस जंग के लिए, तो अब जो है वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि तीनों थिएटर्स ऑफ वॉर के ऊपर ये पीस डील होगी। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया और बड़ी तफसील से बड़ी अहम तरफ इशारा किया आपने। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक। ताज शाहिद साहब, जब भी सईद खान साहब से बात होती है तो अगला सवाल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी तफसील से ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें कवर कर दी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक वो कंसाइज सवाल कर सकूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ। गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि ये थिएटर बड़ा फैल भी रहा है और ईरान जो है आयरन क्लैड गारंटीज़ चाहेगा, राइटली सो। वो आयरन क्लैड गारंटीज़ देना क्या एक आसान टास्क होगा? क्योंकि ईरान की कैपेबिलिटी इज़राइल को भी पता है, यूएस को भी पता है, प्लान भी हमें पता है कि इज़राइल रुकेगा नहीं, और ये दोनों ही मुल्क एक दूसरे की ज़िद भी हैं। अगर वो फंड्स जो ईरान को चाहिए वो उसको इशू कर दिए जाते हैं तो ईरान मजबूत हो जाएगा, ईरान मजबूत होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा। तो ये मामला आपको कहाँ जाता नज़र आ रहा है? ये एक दूसरे की ज़िद हैं दोनों ही पार्टीज़, और इनकी सुलह करवानी पाकिस्तान ने पहले तो करवा दी, दूसरी दफ़ा मामला ज़ाहिर है गंभीर ही इतना था कि लड़ाई शुरू हो गई। अब एक नया मसला ये है कि दोबारा सुलह पहले से भी ज़्यादा ज़ोर लगा के करवानी पड़ेगी, और क्या लॉन्ग लास्टिंग होगी कि नहीं, उस पर भी हमने बात की कि तीसरा फेज़ शुरू हो सकता है इलेक्शन के बाद। आप कैसे देखते हैं इसमें प्रिवेल कौन करेगा? ईरान क्या कंसेशन देगा और क्या लेगा? आपका इसके ऊपर जो व्यू पॉइंट है वो शेयर करें हमारे साथ। जी फराज साहब, आपने और इससे पहले एयर मार्शल साहब ने इंतहाई जो है कम्प्रीहेंसिव जो है वो एनालिसिस किया, जिससे कोई आदमी डिसएग्री नहीं कर सकता। उनकी जो वहाँ पे अपनी फिजिकल प्रेजेंस थी और वो चीज़ों को ऑन ग्राउंड जानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देखें, मेरा एक बड़ा पॉइंट है कि ईरान ने समहाउ एक जो 14 पॉइंट्स के थ्रू जो पाकिस्तान और कतर और दूसरे मेनली तो उसमें पाकिस्तान शामिल था, वो एक बस जो है उसने मिस कर दी है। वो उसमें ईरान को बहुत ज़्यादा गारंटीज मिली थी, और वो पूरे का पूरा न सिर्फ मशरिक़ वस्ता में बल्कि अमेरिकन जो है पब्लिक और जो अमेरिकन साइड पे, यूरोपियन साइड पे भी यही समझा जा रहा था कि ये जो ईरान की जो ये एक बहुत बड़ी विन है, स्ट्रेटेजिक विन थी। अनफॉर्चुनेटली वो समहाउ वो सारा प्रोसेस जो है वो डिरेल हो गया, और अब दोबारा जैसे आपने कहा कि अटैक हुए, उसमें से कोई यानी कि दोनों साइड जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकी, और हौतीज जो है उनकी जो एंट्री है वो न सिर्फ हमारे लिए सूरत को कॉम्प्लेक्स करती है बल्कि रीजन भी। एक चीज जो मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ और वो मैं बताना चाहूंगा, देखें जो हमास और हिजबुल्लाह को जो कतर के अलावा बाकी कंट्रीज, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई वगैरह हो गए, वहाँ इसको बड़े डिफरेंटली, और जो उनकी इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट या इंटरनल कैबिनेट है उसमें इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और वो चाहते हैं, और वो उनके अनफॉर्चुनेटली ईरान के बारे में भी मैं इसको खुल के नहीं बताऊंगा, बट हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। तो वो बहरहाल ईरान ने बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाई है, और ईरान को रेजिलियंस दिखानी भी चाहिए। उसके अलावा उसके पास कोई चाराकार नहीं। और अभी उसने जो शुरू किया है कि वो उसने कहा कि जी जो हिजबुल्लाह है अपना लिबनान में, उसके साथ वो ये इसको अपना जोड़ रहे हैं कि जो भी नेक्स्ट जो कोई एग्रीमेंट होगा तो वो उसमें शामिल होगा। हौतीज को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको इल्म है कि हौतीज की जो सऊदी अरेबिया के साथ है, या अब हमारी डिफेंस उनके साथ पैक्ट है, उसकी वजह से जो हमारी सूरत हाल है, अब हमने कुवैत के साथ भी कर लिया। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स, हम पाकिस्तान भी बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल में जा रहा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि समहाउ जो न्यूक्लियर पॉइंट अभी वो बाहर जो अंदर जब बात करेंगे तो वो न्यूक्लियर से कुछ आगे चीजें भी हैं, जिसमें ब्लास्टिक मिसाइल भी हैं, जिसमें जो ईरान की प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह है, उनको भी वो कहते हैं कि सपोर्ट ना करो। वो और काफी चीजें हैं जो उन पे प्रेशर करते हैं ये अमेरिकन थ्रू इजराइलीज। लेकिन ये सारी चीजें कहने के बाद भी मैं ये कहूंगा कि ईरान, अब देखें, आपने खुद देखा जेडी वांस कह रहे हैं कि जी हम ईरान के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। तो वो ये दोनों कंट्री बड़े कॉम्प्लेक्स सूरत हाल में है कि जो अमेरिका की, यानी कि अपने आप देखेंगे उनके मिसाइल्स, जैसे एयर मार्शल साहब ने फरमाया कि उनके मिसाइल जो
डिफेंसिव है वो भी कम हो गए, लेकिन वो मिसाइल जिनसे वो अटैक कर रहे हैं उनमें भी खातिर खा कमी, जो अगर वो मान नहीं रहे उनमें भी खातिर खा कमी आ रही है। जो उन्होंने एक अपना रखे होते हैं कि इतने हमारे लिए फ्रांस थिएटर के लिए जो मिलिट्री टर्म्स, तो आपको एयर मार्शल साहब जो है वो बेहतर बताएंगे। बहरहाल जो है ये फटीग ऑफ द वॉर जो है वो दोनों साइड पे है, और ज्यादा जो है अब अमेरिका की तरफ बढ़ रही है। तो इससे ईरान को फायदा उठाना चाहिए। अपने जो उसके इत्तेहादी हैं लाइक कतर, पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान, कतर, उसके अलावा जो भी ओमान है जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके थ्रू ये अमेरिका के साथ किसी ना किसी सूरत हाल पे उनको पहुंचने की जरूरत है। इस वक्त वो अगर माइनस भी कर लें अपना जो न्यूक्लियर उनका एनरिचमेंट वगैरह है, जो मिनिमम उनको अलो करते हैं उस पर आ जाए, तो बाकी चीजें अगर उनको अपनी सैंक्शंस वेव करा लें, अपने डेवलपमेंट फंड्स ले लें, और एक वार से निकल के एक तमाम कंट्रीज के साथ उनका रिलेशनशिप, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ अगर उनका रिलेशनशिप बनता है तो उसको करने की वो कोशिश करें। ये मेरा उनको मशवरा होगा। अदरवाइज जो मजीद अगर वार होती है तो मुझे ये खदशा है कि जहाँ नुकसान तो अमेरिका को भी इजराइल को भी होगा, लेकिन ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ईरान के अब कहाँ तक वो बर्दाश्त करेंगे। अभी तक उनने बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाई है, लेकिन हर नेशन की एक कैपेसिटी होती है। अगर वहाँ हथियारों की या मनुष्य की कमी हो रही है तो यहाँ भी जो अटैक हो रहे हैं, ये देखिए एयर मार्शल साहब ये अटैक्स को बिल्कुल वो पिन पॉइंट अटैक्स कर रहे हैं। वो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है, या अभी उन्होंने वाटर पे भी किया तो उससे देखा आपने कितना नुकसान हुआ। तो इसीलिए जो अब उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जी हम वहां पे अटैक करेंगे तो ये उनके लोगों का नुकसान हो जाएगा। ये एक प्रेशर टैक्टिक है। वो ईरान को बताना चाहते हैं कि हम आपकी किस सिविलियन भी, और जो आपकी एनर्जी के डिपोज हैं, या आपकी जो दूसरी उन एसेट्स हैं उन पे भी अटैक कर सकते हैं। तो ईरान को, अमेरिका को भी प्रेशर करने की जरूरत है, और ईरान को भी चाहिए कि वो इस वक्त जो है मसलत इख्तियार करें, और कोई ना कोई अगर उनकी बातचीत, जैसे जेडी वैंस ने कहा, और मुझे भी जो कुछ राय से मालूम हुआ है कि बिहाइंड द सीन्स वो बातचीत कर रहे हैं, तो किसी सूरत हाल पे पहुंच जाए। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। सर सईद, ये फरमा दीजिएगा, एक बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर एक शॉर्ट कमेंट आपसे लूँगा, फिर अगले प्रोग्राम के हिस्से की तरफ जाऊँगा। गुजारिश ये है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की सिविल न्यूक्लियर डील को मशरूत कर दिया अब्राहम अकॉर्ड के साइन करने से अमेरिका ने। कितना डेट्रीमेंटल होगा KSA के लिए इस डील को साइन करना, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के अंदर KSA भी आता है, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में वो जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना, अमेरिका सऊदी अरेबिया को दाना डाल रहे जी, ठीक है ना, लेकिन मेरे ख्याल में कि सऊदी अरेबिया हरगिज इस ट्रैप में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया की जो लीडरशिप है ना, वो बहुत ही प्रेगमेटिक लीडरशिप है। हम ऑल्दो यानी कि किंग्स और प्रिंसेस हैं, लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग विद द पब्लिक बहुत ज्यादा है, और वो ये रियलाइज करते हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है ना, और खासतौर पे जो मुस्लिम उम्मा है, ठीक है ना, वो इस वक्त हरगिज इस जंग के बाद जो है ना, क्या कहते हैं, इब्राहिम अकॉर्ड के फेवर में नहीं है। वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा सिर्फ उस वक्त बनेंगे जब इजराइल मान जाएगा 2 स्टेट थ्योरी के ऊपर। और इजराइल, आई डू नॉट थिंक सो कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना कन्विंस कर सकेगा कि वो बगैर 2 स्टेट थ्योरी के सऊदी अरेबिया को मजबूर करें कि क्या कहते हैं कि वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया उस वक्त तक इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इज एक्सेप्टेड बाय इजराइल। बिल्कुल, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन हमें ना एक चीज नहीं भूलनी चाहिए फराज, कि इस इलाके के अंदर जो है ना एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। वो शिफ्ट हमने कई एंगल से देख रहे हैं। एक तो आप ये देखें कि मिलिटरीली अमेरिका की प्रेजेंस जो है इस वक्त गल्फ स्टेट्स में पिछले 2 हफ्तों के अंदर बहुत कम हुई है।
जी। मीनिंग देयर बाय कि उनको ये एहसास हो गया है कि वो इस वक्त जो भी उनके पास एयर डिफेंस मैकेनिज्म है इज नॉट गुड इनफ कि वो ईरान के यानी कि ड्रोन्स और एसएसएम्स को इतना काउंटर कर सकें कि वो ना उनको और ना ही उनके हलीफों को गल्फ में कोई डैमेज कर सके। बिल्कुल। सो दैट इज वन मेजर शिफ्ट के हम देख रहे हैं कि जी के मिलिट्री प्रेजेंस ऑफ अमेरिका इन द गल्फ इज रिड्यूसिंग। नंबर टू, जो है ना, जो गल्फ के अंदर एक बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अमेरिकन प्रेजेंस और इजरायली हेजोमनी इन दिस एरिया एक्चुअली जो है ना उनके लिए मुश्किलात क्रिएट कर रही है बनिस्बत आसानी के। वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका आएगा, वो अटैक करेगा, 3-4 दिन में ईरान अपने घुटने टेक देगा और फिर इस इलाके के अंदर जो है क्या कहते हैं गल्फ कंट्रीज का या अमेरिका का राज होगा। उसमें से तो कोई चीज नहीं हो सकी। 4.5 महीनों में भी अमेरिका अपना एक भी स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर्ड हदफ हासिल नहीं कर सका। सो अब हम जो गल्फ है वो इस तरफ मूव कर रहा है, जिसकी पहली निशानी हमें अभी 24 घंटे पहले मिली है कि जिसमें ओमान ने ईरान को ये ऑफर किया है कि हम गल्फ कंट्रीज के साथ मिलके हम जो है क्या कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करेंगे। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट जी। और ये एग्जैक्टली इस्लामाबाद एमओयू की रिक्वायरमेंट थी कि जी के ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज और ओमान के साथ मिलके इस इलाके को मैनेज करेगा और इंश्योर करेगा। बिल्कुल। अब ओमान ने एक फीस लेने की बात की है जिसको उन्होंने जिसको जो भी नाम दे दे, एग्जैक्टली यही बात ईरान कर रहा था। बिल्कुल। सो आप देखिएगा कि गल्फ के अंदर दो चीजें बहुत अगले आने वाले महीनों में होंगी। एक तो दे विल फाइंड अ रीजनल सोल्यूशन टू इंश्योर के गल्फ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबुल बंदर खुला रहे, और नंबर 2 आप ये देखेंगे कि जो है ना जो एक डिफेंस पैराडाइम इस इलाके में आए जिसको प्राइमरीली गल्फ कंट्रीज खुद मैनेज कर रही हैं। सो आप देखेंगे कि ईरान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे होंगे और इन सबको ये अंदाजा हो गया है कि इसके अलावा देयर इज नो वे फॉरवर्ड। अगर वो इजराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड लेके आगे बढ़ते हैं या अमेरिकन प्रेजेंस को इस इलाके में बढ़ाएंगे तो उनके लिए ज्यादा मुश्किलात हैं और ज्यादा आसान और सस्ता काम ये है कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें। बिल्कुल। सो आप ये दोनों चीजें गल्फ में अगले 2-3 महीने में होते हुए देखेंगे। आपका पॉइंट आ गया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और इस गुफ्तगू को यहीं से आगे भी बढ़ाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।